Hello everyone, this is Sumit. Welcome to Petrogate PYQ series, and today we will discuss, and this is a small session, that in this session we will discuss the questions that has been asked in GATE 2017 from the production engineering. Okay, so जितने भी क्वेश्चन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में से हमारे GATE 2017 में आए हैं, that we will see here or that we will discuss in this particular lecture. Okay, so हम लोग वो चीज यहाँ पे देखने वाला है. No problem. तो क्वेश्चन नंबर 1, what the question number 1? This is the based on your centrifugal pump. Okay, तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल पंप. ये क्वेश्चन कुछ सेंट्रीफ्यूगल पंप से मुझे देखने को मिल रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है. और ये बहुत बेसिक सी चीज पूछी गई है इसमें जो मुझे दिख रही है, और दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग. और मुझे लगता है कि दीज आर द थिंग्स दैट वी नो. ओके, बिकॉज द क्वेश्चन जनरली विच इज आस्क्ड फ्रॉम द पंप, कंप्रेसर एंड योर हीट एक्सचेंजर, दैट विल बी वेरी वेरी बेसिक. ओके, मैं ये बोलता हूं और ये आता भी है. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो गिवन है, द फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द हेड developed by the pump is proportional to. Okay, no problem. So he is asking to me, इसने मुझसे पूछा है कि जो मेरा हेड डेवलप करेगा, ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप जो मेरा हेड डेवलप करेगा. ओके, so there is the impeller. Okay, so these are the head which is developed by this particular centrifugal pump. This is proportional to. This is proportional to. This is proportional to what? So अब हमें ये ऑप्शन देखने हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, स्पीड ऑफ द इंपेलर रोटेशन, मतलब स्पीड ऑफ द इंपेलर रोटेशन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं. ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर, हैड डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द इंपेलर. मींस स्पीड मींस रोटेशन ऑफ द इंपेलर. ओके, नो प्रॉब्लम. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन मींस व्हाट? स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ इंपेलर रोटेशन मींस ओके हैड डेवलप्ड बाय स्क्वायर ऑफ. ओके, जितनी तेजी से ये घूमेगा उतना ही ये हेड डेवलप करेगा. ये तो मुझे दिख रहा है. ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इंपेलर, दैट विल बी दैट यू विल गेट द हेड ओके फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पंप. सो अकॉर्डिंगली दैट इज अ प्रोपोर्शनल. इफ द रोटेशन ऑफ द आरपीएम ऑफ दिस पर्टिकुलर इंपेलर इज हायर, तो डेफिनेटली वट एवर द हेड यू आर गेटिंग दैट इज हायर. ओके, तो ये मुझे प्रोपोर्शनल तो दिख रहा है, लेकिन किस रेट से प्रोपोर्शनल है? मींस 1 की पावर से प्रोपोर्शनल है, या 2 की पावर से प्रोपोर्शनल है, या 3 की पावर से प्रोपोर्शनल है. ओके, दैट वी हैव टू सी. ओके, नाउ द नंबर 3 का ऑप्शन इज दैट क्यूबिक पावर ऑफ स्पीड ऑफ द इंपेलर. ओके, हैड डेवलप्ड बाय योर क्यूबिक पावर. ओके, क्यूबिक पावर, नो प्रॉब्लम. एंड द लास्ट ऑप्शन इज दैट स्क्वायर रूट ऑफ द इंपेलर. ओके, मींस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इंपेलर. ओके, दिस इज योर 2. ओके, नो प्रॉब्लम. So these are the 4 option is given, and I want to find out the right answer. Okay, so these are the things that we have already discussed in our lecture series. काफी डिटेल में ये लोग हम लोगों को बताए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी आप लोगों को हल्की चीज बता देता हूं. तो अगर मैं आपकी बात करूं कि हेड डेवलप कितना होगा, व्हाट इज द हेड डेवलप्ड बाय इंपेलर स्पीड. ओके, सो दैट पावर आई वांट टू फाइंड आउट. ओके, दैट पावर कि किस पावर से मेरा हेड प्रोपोर्शनल है मेरे आरपीएम के साथ. ओके, एट what power of RPM is proportional to my head which is given by this particular pump. Okay, no problem. So what is your correct relationship of your RPM and head developed by this particular pump? Okay, तो जितना ज्यादा ही तेजी से घूमेगा उतना ही हेड डेवलप्ड मेरा हो जाएगा. तो किस रेट से मेरा ग्राफ बढ़ रहा होगा, दैट वी विल सी हियर. ओके, सो टुडे वी विल तो मैं उसके लिए तुम्हें एक रिलेशन बता देता हूं. यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हेड डेवलप्ड बाय दिस particular centrifugal pump is related to your number of RPM to the power square. Okay, so I think option B is correct. Okay, no problem. So I think B is correct. Now square of speed of the impeller rotation, no problem. So this is the right option. Now, तो अगर मुझसे maybe the question may be asked differently, like maybe he can ask कि what is your flow rate, because जितनी तेजी से घूमेगा, what is the speed of this particular impeller, that is directly proportional to the flow rate which is given by this particular pump. Okay, so if the rotation is higher, so the pump flow rate will also higher. Okay, so वही मुझे देखना है. So वो किस पावर से डिपेंड है, that will your power number 1. Okay, means flow rate will depend your number of rotation to the power 1. Now BHP means if the number of rotation you are having, means it can giving, listen, it can giving head also, it can giving higher flow
flow rate also. It means if I'm telling you कि means horsepower is depends on what is your head developed and what is your flow rate is related to your rotation of RPM to the power square into flow rate means rotation to the power 1. Okay, so overall horsepower will depends on n to the power 3. So you can say n to the power 3. Okay, so maybe the next question in your GATE examination based on your horsepower and based on your flow rate, because ये हमने देख लिया है. This question has been asked. Okay, so that you have to remember, you have to learn. Okay, so now next thing that I want to tell you कि this flow rate also depend on your diameter of your impeller. Okay, suppose the same rotation you are having, 50 rotation you are having, and different impeller, different pump you are having, and diameter of this particular impeller is larger. So it means same rotation 50 and diameter is higher. So just tell me flow rate will be higher or not? Yes. So it means your flow rate also depend on what is the diameter to the power 1. Your number of your head which is developed by this particular pump is directly related to your what is the diameter of this particular impeller, means that is square. Okay, you got it now? So head developed by this particular pump also depend your diameter to the power square. Horsepower diameter to the power 3. So these 6 relation you have to remember. So now you can make it easy. So you can write like that. You can write like that. Okay, you can write like that. No problem. Okay, no problem. So now D1 and D3 to the power 3. No problem. Okay. I think good you got it ना. चलिए, so now the question आपने ये क्वेश्चन कर लिया है और उससे साथ साथ 2-3 चीजें एक्स्ट्रा भी देख ली हैं. That is very very important. Okay, no problem. If you want to remember this thing, so you can remember like that QHHP, power 1, power 2, power 3. No problem. Q means flow rate, H means head, HP means horsepower. Okay, so QHHP. तो QHHP एक ट्यून बन गया आपका. So that tone you have to remember. Okay, QHHP. तो ये हम लोग देख लेंगे. No problem. चलिए. So now next right answer is your B. No problem. So now we will see the next question, my dear. So now you can read this particular question. Fill in the blanks I have to fill. Is a mode of flame propagation in a premix gas and derives a leading shock front into the quiescent unburned gas at a supersonic velocity. I think this is the main word. From you will get the answer. Okay, now immediately follow by the combustion zone. Okay, क्या होता है कि अगर कहीं पे भी ब्लास्ट हो रहा है, देखिए 2 तरीके से फ्लेम जनरेट हो सकती हैं. आइदर यहाँ पे नॉर्मल आप जैसे आप कैंडल जलाते हो, एक उस तरीके की फ्लेम हो जा रही है. दूसरा फ्लेम जनरेशन आई कैन टेल यू लाइक एक्सप्लोजन टाइप ऑफ फ्लेम. जब एक्सप्लोजन होता है तो लार्ज फ्लेम विल जनरेट एंड दैट फ्लेम ऑल्सो प्रोपोगेट एंड द स्पीड ऑफ द प्रोपोगेट मे बी वेरी एंड दिस फ्लेम प्रोपोगेशन ऑल्सो जनरेट सम शॉक वेव. ओके, ऑल्सो जनरेट ऑफ शॉक फ्रंट. ओके, एक शॉक फ्रंट एक बहुत अच्छे तरीके से एक बोलूंगा मैं प्रेशर वेव जनरेट हो जा रही है वहां पे, और दैट शॉक वेव विल मूविंग लाइक एक्सपैंडिंग. ओके, वेरी विद ए हाई स्पीड. अभी आप लोगों ने देखा होगा एक बैरूट करके एक सिटी है. लास्ट ईयर 2020 यू हैव सीन कि ए बैरूट सिटी देयर वाज ए ब्लास्ट और बिग ब्लास्ट आई विल से, और अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ था. सो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि काफी तकड़ा ब्लास्ट हुआ और एक शॉक वेव विल जनरेटेड एंड दैट शॉक वेव विल मूविंग वेरी फास्टर. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट शॉक वेव अब आई थिंक 10 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर मैं आपको बोलूं शायद 5-7-10 किलोमीटर के एरिया के आसपास सारी खिड़कियां सारे कांच टूट गए थे. ठीक है, यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देख भी सकते हैं. बैरूट सिटी अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट करके कुछ आ जाएगा. ओके, यू हैव सीन. नो प्रॉब्लम. सो द थिंग इज दैट सर कि दैट शॉक वेव ऑल्सो विल जनरेट इन एक्सप्लोजन. लिसन, शॉक वेव विल जनरेट इन एक्सप्लोजन या फिर शॉक वेव ऑल्सो जनरेट इन नॉर्मल कैंडल फ्लेम यू आर जनरेटिंग. नो, इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स देयर इज नो लाइक इफ आई एम टेलिंग यू कि बर्निंग, अगर मैं सिंपल बर्न करता हूं किसी चीज को तो वहां पे शॉक फ्रंट विल नॉट जनरेट. ओके, सो वो कहां जनरेट होगा? वो ओनली एक्सप्लोजन के काइंड ऑफ में जनरेट होगा. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि फायर एंड इग्निशन देयर इज ए 2 ऑप्शन दैट
represent normal flame. Like ignition means at the minimum temperature your material is try to burning. Okay, so that is your ignition. That's a very low, or you can say there is no flame propagation or no soak wave will generate. Okay, but he is telling about the supersonic velocity and soak front is generating and your flame is propagating. Okay, so I think this is not the right answer. Next, fire. If I am telling you, fire means अगर मैं ignition को थोड़ा high level पे लेके जाऊं, means fire point or you can say the flash point, you know very well कि अगर आपका कोई भी material 5 सेकंड से ज़्यादा जल जा रहा है तो that is called a fire point, or that generating flame is called a fire. Okay, so that is not the right, because here is also soak front will not generate. Okay, I think you got it. So now the thing is that, sir, what about B is cancel out and D is also cancel out. So what about the deflagration and detonation? Okay, so now you will see ignition is what? No, nothing but initiation of overall burning. Okay, burning you can say the two type like fire or ignition. Okay, ignition is a minimum, or you can say lowest temperature, and fire if you increase some more temperature, so there will be fire. Okay, no problem. Now this kind of thing, no problem. But the thing is that, what about the explosion? Explosion basically two type, my dear. The first means deflagration kind of explosion and the detonation kind of explosion. Okay, and if I'm talking about deflagration, in deflagration means your velocity of your flame propagation, or you can say soak front, whatever the soak front is moving, so that velocity of that will be lesser your sound velocity. Okay, velocity will be lesser than your sound velocity. Okay, sound velocity. So I think you got it. And in detonation, the difference of these propagation is only is that of the velocity. The velocity of this particular sound like burning front or like soak wave which is generating by the explosion, that the high velocity as compared to your sound wave. Okay, as compared to your sound wave, you can say. So now the difference is only that deflagration is subsonic combustion propagating, and this differ from the detonation. Okay, this is the differ from the detonation which propagates supersonic velocity. तो इसका velocity में ज्यादा होता है, इसका वेलोसिटी कम होता है. जो व्हाटएवर द फ्लेम जो मेरा जनरेट हुआ है उस एक्सप्लोजन से, उसका जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होगा इसमें और वो इसमें कम होगा. यही डिफरेंस है. दैट्स इट. कुछ याद नहीं रखना मेरे भाई, ठीक है, इतना ध्यान रखना है. तो यहां पे उसने मुझे बोला है सुपरसोनिक वेलोसिटी से तो मेरा जो गैस फ्लो हो रहा है या बर्निंग फ्लो हो रहा है या बर्निंग का जो मेरा फ्रंट है फ्लेम है वो दैट इज मूविंग विद ए हाई वेलोसिटी ऑफ साउंड. Okay, so now we're greater than velocity of sound, so it means detonation should be the right answer. और यहाँ पे soak front भी generate हो रहा है, ठीक है. So now you will see the right answer will be your detonation. Okay, चलिए, तो इसीलिए ये कहना आग जलने वाली बातें हो रही हैं, तो it means ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका हेल्थ एंड सेफ्टी में भी जा सकता है, ठीक है. और हो सकता है हेल्थ एंड सेफ्टी का ही हो बट मैंने इसको पढ़ा दिया हो, ठीक है. चलिए, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी द ऑयल डेंसिटी इज 900 किलोग्राम पर मीटर cube. Okay, the unit is I think MKS, is flowing at 100 meter cube per day. Okay, the flow rate you are having in this particular pipeline, the flow rate is moving from like that. Okay, from higher diameter pipe to lower diameter pipe. Okay, no problem. And the density is also given of this particular oil. Okay, that is your 900 kilogram per meter cube. Okay, and through the horizontal pipeline, here that was a horizontal pipeline having the diameter reduction from 0.1 meter to 0.05. Okay, no problem. As shown in the following figure. Okay, following figure हम लोग दी हुई है. और the kinetic energy pressure drop I want to calculate. Okay, no problem. And because of the diameter changes. Okay, no problem. So because of the diameter changes, what is your kinetic pressure energy drop or like pressure energy changes that I want to calculate. And negligible I have to calculate like neglect your friction losses. Actually क्या होता है कि whenever your fluid is moving from one location to another location in pipeline, so there will be also some friction losses. Definitely that will be friction losses, but that I have
to neglect, otherwise this question will be little bit difficult or more calculated. Okay, so इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फ्रिक्शन लॉसेस अवॉइड किया है कि जिससे कि ये क्वेश्चन थोड़ा भारी ना बने, गेट वाले ने ही ऐसा मुझे करके दिया है, ठीक है। तो ये लॉसेस ने अदरवाइज मुझे इमेज को भी सोल्व कर देता। आई कैन ऑल्सो सोल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज आई हैव टू यूज देयर इज ए मोर फॉर्मूला लाइक आई हैव स्टडी इन अवर लेक्चर सीरीज। हमने लेक्चर सीरीज में क्या देखा है कि लाइक हाइजेन-पोइसले इक्वेशन देखा है टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप, और डार्सी इक्वेशन देखा है टू कैलकुलेट फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप, और एक यूज होता था टर्बुलेंट में, एक यूज होता था लैमिनार में, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके, और एक केस में वेलोसिटी का स्क्वायर से रिलेटेड था मेरा फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप, और दूसरे केस में वेलोसिटी के 1 पावर से रिलेटेड था मेरा फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप। वो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है अच्छे से, वो आप लोगों को पता है, लेकिन दैट आई विल नॉट यूज हियर बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेशर नेग्लेक्ट करने को उसने बोला है कि उसकी बात मत कीजिएगा। ओके, देन आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। सो द थिंग इज दैट सर कि बिकॉज ऑफ दिस लेस डायमीटर व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस दैट आई हैव to calculate. Okay, so I will tell you one more thing before solving this problem. So just understand this particular Bernoulli equation. Okay, Bernoulli equation state that कि हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप लोग देख लीजिए अपने पाइप में जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, at each particular point the sum of all energy will be constant. मतलब सर मैं समझा नहीं, मतलब आप यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम अगर आप देखोगे दैट इज योर कांस्टेंट। और यहाँ पे सर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस योर लाइक प्रेशर एनर्जी आल्सो विल बी कांस्टेंट। इट मे बी द काइनेटिक एनर्जी हियर इज 50 एंड लाइक पोटेंशियल एनर्जी लाइक या प्रेशर एनर्जी 20 एंड योर पोटेंशियल एनर्जी 30. So all with this constant value you will see the 100. Okay, and if I'm talking about this point, maybe the kinetic energy less at this particular point like 20 and there will be like 50 and there will be 30. This is also 100. Maybe these are varies. Sometimes you will see in this particular point kinetic energy less, here kinetic energy higher. So but if I'm talking about the sum of all energy that will be constant. This is the main statement of your Bernoulli uncle जी. Okay, so I think समझ गए, अंकल जी तो हैं वो हमारे, क्योंकि काफी एजेड है ना भाई. चलिए, बट बहुत अच्छी इक्वेशन दी उन्होंने. ओके, नो प्रॉब्लम. तो यू विल सी द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी. ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. सो इफ योर पाइपलाइन, लिसन मी केयरफुली, अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं और चीजें को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो कैन आई टेल यू लाइक दैट कि अगर लिसन इफ यू आर हैविंग लाइक इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं लाइक आई थिंक ये विल, ठीक है. चलिए, तो इफ आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि सर पाइपलाइन इज हॉरिजेंटल और योर फ्लूइड डेंसिटी इज कांस्टेंट, मींस फ्लूइड इज नॉट हैविंग कंप्रेसिबिलिटी और कंप्रेसिबल फ्लूइड, जिससे मेरा फ्लूइड की डेंसिटी नहीं बदलेगा अगर मेरा डायमीटर प्लस माइनस हो रहा है. इफ योर डायमीटर इज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग डायमीटर ऑफ द पाइपलाइन, सो इन दैट केस योर डेंसिटी is not changing because fluid is incompressible. Okay, so in that case and pipeline is horizontal, it means at this particular point also the height is h and this particular point also height is h and g is also constant and density also constant because fluid is incompressible. So for horizontal pipeline you can say the potential energy will be constant. No, I'm not telling you this is the zero, no, this is the constant, means there is a potential energy also like suppose 20 and there is also potential energy contribution is 20. So now this is your 20, this is your 20, so I can cut it out, no problem. So okay, I will not say कि this is zero, yeah, this is the constant. जहाँ भी ये सेम है, यहाँ भी ये सेम है, कोई बात नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ तक चलेगा मेरा काम, ठीक है, no problem. So now if your energy is change, okay, अब just tell me one thing, just tell me, यहाँ पे ये आपका एक point है, ठीक है, यहाँ पे आपकी whatever the energy you are having, there is some energy of contribution like kinetic, that is suppose I am taking example, that is your 30. Okay, now you will see the diameter of this particular pipe is less. If diameter is less and flow rate, whatever the flow rate is flowing, that the same. तो just tell me one thing, अगर आप लोगों का flow rate same हो रहा है और आप लोगों का diameter यहाँ पे कम हो गया है तो velocity ज्यादा हो जानी चाहिए. जैसे आप लोग बाइक धोते हैं ना, हम लोगों को मिट्टी उतारने के लिए उस पाइप को आगे से दबा देते हैं जिससे कि वहां का एरिया थोड़ा छोटा रह जाए और वो सारा का सारा फ्लूइड जो पीछे से आया वो बहुत हाई वेलोसिटी से बहना शुरू हो जाता है और हमारी बाइक और कार के टायर से मिट्टी हट जाती है. बात समझ रहे हैं? तो वही चीज
चीजें हैं, मुझे पता है q इक्वल टू a1 एंड v1, ओके, एंड हेयर ऑल्सो आई विल यूज q इक्वल टू a1 एंड v1, ओके, एंड you can a1 and v2, okay, at 2 this particular point is 2 and this particular you consider 1. Okay, so now you can see the a1 v1 equal to a2 and v2. Okay, if area is less and this value is constant तो velocity will increase. ये सब चीजों को पता है. Okay, ये मुझे मतलब बताने की जरूरत नहीं है. It's very simple. Okay, if area is less, area 2 is less as compared to area is 1, so then the velocity will be higher at this particular point. अब just tell me one thing. Okay, in this particular point v1 is different, which is lesser, and at this particular point v2 is higher and density is constant because fluid is incompressible. But in gate maybe the question can change कि fluid density also vary at this point to this point, so we will also consider the density variation, no problem. Okay, so just tell me if I'm calculating density is same, so if I'm calculating the change in pressure and kinetic energy, so I will do what? Kinetic energy value here is what? 30, and here kinetic energy value is what? 50. So change is what? Change your pressure energy or change reduction, or you can say changes in kinetic pressure losses or kinetic energy, you will see that is your 20, my dear. Okay, 20. So how I will calculate? I will use this formula at this point, means 1 by 2 rho 1 v2, rho 2 or rho will same, so I will write rho and v2 square minus, and this kinetic energy at this particular point is what? 1 by 2 rho will same and v1 square. So this is the pressure energy changes. Okay, no problem. Okay, जो मैंने बोला है कि ये 30 है, ये 50 है, तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा इस फॉर्मूले से, ये निकलेगा इस फॉर्मूले से, और that then I will subtract to each other and you will get the changes in pressure energy, changes in kinetic energy only. In kinetic energy में changes कितना हुआ है इसकी उसने बात नहीं की है, तो हम लोग इसको बात देख ही नहीं रहे, कंसिडर ही नहीं कर रहे. ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि what will be the your pressure energy changes. तो डेल्टा P इक्वल टू 1 by 2 rho and v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. मैंने ये v2 पहले और v1 माइनस बाद में क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि बड़ा काइनेटिक एनर्जी यही आने वाला है, मुझे पता है बड़ा काइनेटिक एनर्जी यही आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस. Okay, no problem. अब my target is that कि delta P is equal to 1 by 2 density is I know very well 900 unit I am writing properly. Okay, no problem. Okay, and now I will write velocity is 2 square minus velocity 1 square. Okay, so if किसी कारण से मैं पता कर लूँ अपनी velocity v1 और v2 की value and I will put that value here, so can you get the delta P and that will be your right answer. Okay, no problem. वो आंसर आपका आंसर ये हो जाएगा. Okay, so my target is to calculate v1 and v2 now. Okay, so I am calculating here. Okay, I am calculating here. So can I take it lesser point? So like v1 I am calculating. v1 means what? v1 means what? What is the flow rate and what is your area? Or flow rate value is what? Flow rate value is what? Flow rate is meter cube per second. Okay, and area means meter square, so it will be cut it out, it will be meter per second, तो velocity mean meter per second. I think बात सही चल रही है. ठीक है, बात सही चल रही है. Okay, no problem. This is the right equation, right formula, you will see. Okay, so I will put the formula of your flow rate. Flow rate means क्या है सर? Flow rate flowing at 100 meter cube per day, मतलब 100 meter cube per day. Okay, no problem, unit proper लिखेंगे. Okay, because इस क्वेश्चन में भारी कुछ नहीं है, बट इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही सब कुछ है. That if you do that properly calculation, तो your answer will not be wrong. Okay, otherwise ये आंसर आपका एक बार में आएगा ही नहीं. ठीक है, मीटर क्यूब पर डे. ओके, नाउ एरिया इज व्हाट सर? एरिया मीन्स पाई बाय 4 और डायमीटर स्क्वायर. डायमीटर इज गिवन, यस, डायमीटर इज गिवन. सो पाई आई एम राइटिंग हियर, आई विल मल्टीप्लाई बाय 4 इन अपर साइड. ओके, एंड लाइक डायमीटर स्क्वायर, डायमीटर इज मीन्स 0.1 to the power स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, एंड द यूनिट विल बी योर मीटर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम. तो आई वॉन्ट वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन क्या कर सकते हैं क्या नहीं, बट अभी के लिए मेरे पास जो यूनिट आ रही है दैट इज आ रही है मीटर पर डे. मीटर स्क्वायर कट इट आउट, तो योर यूनिट इज मीटर पर डे. सो दिस इज नॉट द प्रॉपर आई थिंक यूनिट ऑफ वेलोसिटी.
तो जस्ट थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. मींस डे को कन्वर्ट कर रहे थे सेकंड में. आई नो इन वन डे 24 आवर एंड इन 1 आवर देयर इज जस्ट 360 सेकंड इन 1 आवर. ओके, सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ योर velocity 1. Okay, no problem. I have the calculator. I will solve it out. 100 multiply by 4, no problem. Divide by 24. Okay, divide by 3600. Okay, divide by pi. Okay, and divide by 0.1. Okay, and divide by 0.1. Okay, so your answer of velocity v1 equal to 0.1473 meter per second. This is your answer of velocity. But मुझे यहाँ पे I have to put velocity square. So I will do velocity square also here. Okay, I will do velocity square here. Okay, no problem. So now your right answer is that velocity v1 equal to 0.00217 unit will be meter. I am doing meter square, velocity square, so it will be meter square upon second square also. Okay, no problem. So this is the one value that I have to put, that one value. Okay, now I will calculate another value, my dear. I will calculate another value, means v2. V2 means again I am doing same thing. 100 multiply by 4, everything will same. 24 multiply 3600 multiply by pi. Diameter will vary only. Diameter means 0.05. Okay, diameter means 0.05 to the power square. Okay, nothing else. Okay, now I am doing the calculation. 100 multiply by 4, divide by 24, divide by 3600 and divide by pi. Okay, no problem. Okay, 400 I am doing calculation again. Okay, divide by 24, divide by 3600, divide by pi. Okay, and divide by 0.05 and divide by 0.05. Okay, so and this is your value, means v2 value is your 0.5894 और मीटर पर सेकेंड. ओके, आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी ऑटोमेटिक ज़्यादा आ रही है क्योंकि एरिया कम है. तो ये आप लोग देख सकते हैं वेलोसिटी v1 की इसकी वैल्यू ये थी और v2 की वैल्यू ये थी, और अब मुझे इसका स्क्वायर कर देना होगा. तो यू विल गेट द वेलोसिटी का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर 0.347. ओके, एंड 4 एंड मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज मैंने वो कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है. ठीक है, चलिए. सो नाउ यू विल पुट द वैल्यू ओनली. ओके, नाउ यू विल पुट द वैल्यू. ओके, ये मैं वैल्यू पुट करता हूँ. डेल्टा p इक्वल टू 1/2. दिस इज योर 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे वैल्यू आई एम पुटिंग v2 मीन्स 0.3474 minus 0.0217. Okay, unit will be what? Meter square per second square. No problem. And now I will do subtraction and this calculation. 0.0217. Okay, multiply by 900 and divide by 2. Okay, means delta p equal to your answer is what? Delta p equal to 146.59. unit will be kilogram. अब unit का बात कर लेते हैं. ठीक है, मीटर स्क्वायर एंड मीटर दिस विल बी कट. ओके, तो नाउ यू विल डू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, दिस इज दिस इज योर यूनिट. अब आप बोलोगे सर आई हैव टू कैलकुलेट दिस प्रेशर ड्रॉप और एनर्जी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट दिस इज नॉट लाइक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो देयर इज नो मीटर स्क्वायर, देयर इज ए मीटर स्क्वायर. सो कैन आई डू मल्टीप्लाई ऑफ मीटर और मल्टीप्लाई ऑफ. ओके, कोई फर्क पड़ेगा? कैसे नहीं पड़ेगा. सो कैन आई डू लाइक दैट कि दिस इज योर मीटर स्क्वायर हेयर एंड दिस इज, ऐसा कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं क्या? बिल्कुल. और मुझे पता है F इक्वल टू एम में मीन्स किलोग्राम और A मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो किलोग्राम मीटर और दिस इज न्यूटन. तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन. सो किलोग्राम, लिसन, किलोग्राम, ओके, मीटर और सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन. सो कैन आई राइट दिस पर्टिकुलर थिंग इक्वल टू 140. आई एम राइटिंग 146.59. दिस इज कॉल्ड न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर विल बी सेम. तो दिस इज राइट आंसर. यू विल सी द गेट रेंज एंड यू विल सी द योर आंसर. सिंपल. बस चीजें क्या थी, ये कैलकुलेशन बहुत बच्चों से एक बार में नहीं होती, मैं बता दे रहा हूं. इसीलिए इसको बहुत प्यार से करना है, बहुत सिस्टमेटिकली करना है, नहीं तो गलत होगा ही होगा. बहुत लोग चीजें दिमाग में करना चाहते हैं कि आधा दिमाग में कर लूंगा, आधा
पेपर पे कर लूंगा, तो वहां से गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ गेट में यू डोंट रिक्वायर टू अटेम्प्ट 65 क्वेश्चन, ठीक है, जल्दीबाजी करने के चक्कर में नहीं। आप 55 क्वेश्चन करके आइए, आप 60 क्वेश्चन करके आइए, 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लेकिन जितना क्वेश्चन करके आइए उसमें कोई एरर अगर नहीं होगी तो 80+ मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे भाई, ठीक है। और आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक मंत्र दे रहा हूं भाई, मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस है कि मैं बता रहा हूं सिंपली कि ज्यादा उन 5 क्वेश्चन के चक्कर में जो हार्ड आने वाले हैं, हर साल जो 5 क्वेश्चन हार्ड आने वाले हैं, उनके चक्कर में हम इतनी मेहनत करते हैं। अगर हम अपने आसान क्वेश्चन में स्पीड और एक्यूरेसी लाने में इतनी मेहनत कर लें तो आप कभी फेल नहीं होने वाले, बता दे रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में कई सारी किताबें पढ़ डालते हैं, कई सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ डालते हैं, और उनके चक्कर में हम आसान क्वेश्चन में जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि मुझे हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आसान क्वेश्चन में गलतियां होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो आसान नहीं है। वो गेट वाले को पता है कि बच्चे ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि अगर मैं यही क्वेश्चन घर आपको करने के लिए दे दूं तो आप कर लोगे, और उस 3 घंटे में यही क्वेश्चन आपको महंगा पड़ सकता है और भारी लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम कम है। तो इसलिए आपके पास वहां पे आसान क्वेश्चन भी भारी ही है भाई, बस उसको भारी समझ के करिएगा, ठीक है, उसको आसान समझ के मत करिएगा, गलती नहीं होगी। चलिए, नो प्रॉब्लम। सो मैं बोलता हूं कि आप उन 5 क्वेश्चन के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, ओनली सी द सिंपल थिंग्स, ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये हमारा हो गया है। नाउ द थिंग इज दैट दिस question, my dear, it's a very simple question, or this question already, and this formula based question already we have discussed in our GATE 2016 from the petroleum engineering the session we have discussed, okay। इसके पहले वाली वीडियो में वो क्वेश्चन की डिस्कस है, दोबारा से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A well of the radius is 0.25 meter, okay, means well bore radius means RW is given 0.25 यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे, okay। Mud invasion in the formation, I will make the picture, no problem। This radius is I think given, okay, no problem, 0.25, or he is telling us the mud invasion into the formation caused a skin radius is 2 meter, okay। So mud invasion take place, and because of this damage of this particular wellbore nearest vicinity of the wellbore, और wellbore के आसपास का जोन जो है थोड़ा डैमेज हो गया है, और उस डैमेज जोन की रेडियस जो है उससे स्किन बन गई है, और उस स्किन की रेडियस जो है 2 मीटर तक है। He is telling us radius, he is not telling us what, he is not telling us the length of the damage zone, he is telling us damage zone radius, जो कि मेरे लिए ठीक है, जिससे मुझे कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो इट मींस दिस डैमेज जोन रेडियस इज गिवन, दिस रेडियस मींस मैं बिल्कुल मिडल से माप रहा हूं, डैमेज जोन लेंथ मापता तो यहां से मापता, ओके, ये बात ठीक है, यहीं से ट्रैप बनता है, यहीं से ट्रैप दे देगा वो, ठीक है। चलिए, सो यहां पे क्या हो गया, दिस इज योर 2 मीटर, नो प्रॉब्लम, एंड रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर जोन, ओके। दिस पर्टिकुलर जोन विल रिड्यूस द परमेबिलिटी बिकॉज ऑफ mud invasion, and the reduce the permeability to 30 millidarcy. Now you will, you know, okay, and this normal zone permeability will be higher। हमें नहीं पता वो कितनी है, अभी देखेंगे अगर दी है नहीं दी है, ओके, बट यहाँ की permeability रिड्यूस कर दी गई है 30 millidarcy तक बिकॉज ऑफ mud invasion, ओके, नो प्रॉब्लम। and distance भी given है, and well test relieved that skin factor of the damageness is what, skin factor, because of skin factor is given, that is your 2.33, okay, and the skin factor you can see it's a positive, my dear, it means definitely damage हुआ होगा, परमिबिलिटी यहाँ की कम दी हुई है, जो डैमेज जोन की परमिबिलिटी इतनी है तो नॉर्मल की ज्यादा ही होगी, इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब आंसर तो मेरा 30 से ज्यादा आने वाला है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात है। परमिबिलिटी ऑफ द अनअफेक्टेड जोन मींस दिस इज योर अनअफेक्टेड जोन, व्हाट इज द परमिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर अनअफेक्टेड जोन, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मुझे पता है रेडियस और स्किन फैक्टर का फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, जो कि रिलेशन है ये वाला, S इक्वल टू K अपॉन K स्किन -1 ln R as skin radius upon R wellbore radius, okay, no problem। So now you will see wellbore radius, okay, now I will put the formula, I will get the answer। So skin value is given or not, yes, this is your 2.3, and K I have to find out, K skin is given 30 -1 ln RS is given 2, RW is given 0.25, both unit in meter, no problem, ये हम लोगों को ध्यान रख लेना है, ठीक है। And now I am doing the calculation, I have my calculator, no problem, 2 upon 0.25, you will get this value, ln this value is your this, and I am writing here 2.3 upon this value you will get 2.079 equal to K upon 30 -1. Okay, so now you will get 2.3 divided by this, so you will get what? You will get 1.1
0.06 ओके. इसका जो वैल्यू आया है दैट इज दिस एंड आई एम डूइंग डिवाइडिंग बाय दिस वैल्यू ओके. नाउ दिस इज इफ आई एम डिवाइडिंग दिस so you will get 1.106 and there is what 130 so you will see 30 upon 30 okay. Now no problem, LCM ले लिया मैंने okay. I take the LCM so multiply by 30 no problem. So this is your 33.18 equal to k minus 30. So this will go this side so it will be add in this particular thing okay plus 30. So your answer will be k equal to 63.18 or unit will be same as this this unit means in millidarcy. So right answer will be 63 millidarcy something okay. So now you will see the right answer is 63 in middle of the range okay. No problem. So now the thing is that only this kind of questions generally repeating again and again and the main in fact मैं आपको बोलूँगा कि इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन अभी तक शायद मैं आपको बोलूँगा कि अभी तक शायद 3 या 4 बार आ चुका होगा ठीक है. और ये बड़ी बात है एक ही फॉर्मूले पे 4 बार गेट में आ जाना और अब तक गेट के एग्जाम हुए ही 6 बार हुए हैं ठीक है. शायद 16, 17, 18, 19, 20, 21 6 बार हुए हैं. 4 बार इस पर 3 बार क्वेश्चन आ गया है. समझ रहे हो इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. एंड दैट द मेन ट्रैप मे बी ऑफ दिस पर्टिकुलर value. Sometimes that value is given damage zone length and you have to calculate radius of skin equal to damage zone length upon radius of wellbore okay. Sometimes you will get this value and you have to add to get this particular value and sometimes you will get this directly so then you do not add to okay, you don't require to add. So this is the simple things that you need to understand okay. चलिए next question you will see this okay. Average reservoir pressure and fracture gradient of petroleum formation at a depth of this okay. No problem, I am telling you I will making the picture of this particular question okay. This is suppose the fracture gradient of petroleum formation at a depth of 4000 okay. 4000 suppose the 4000 meter okay. And he is given the reservoir pressure and the fracture gradient at this particular point means reservoir pressure. Listen, reservoir pressure at this particular point is given 30,000 okay. 30,000 kilonewton per meter square okay. Pressure means force upon area that is called a pressure. और हम जनरली जो बात करते हैं अपने सिलेबस में वो PSI की फॉर्म में बात करते हैं that is pound per inch square. वो भी एक force upon area ही है बट यहाँ पे जो यूनिट गिवन है that is your किस में गिवन है यहाँ पे MKS यूनिट में बात की जा रही है. कोई बात नहीं है भाई कोई बात नहीं लेकिन हम लोग देख लेंगे अपना जो भी होगा. अभी के लिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रेशर मुझे गिवन है ओके. एंड ही इज ऑल्सो टेलिंग अस एवरेज रिजर्वोयर प्रेशर दे दिया एंड द फ्रैक्चर ग्रेडियंट भी दे दिया है. मींस फ्रैक्चर ग्रेडियंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो गिवन जो कि गिवन है 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर. फ्रैक्चर ग्रेडियंट क्या होता है और फ्रैक्चर ग्रेडियंट मींस कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने तक कितना प्रेशर दे देना होगा सो दैट कि माय फ्रैक्चर्स विल क्रिएट ओके. सो नाउ दिस मींस मुझे हर एक लेंथ के लिए इतना प्रेशर तो बढ़ाना ही होगा तभी जाके मैं फ्रैक्चर क्रिएट कर सकता हूं. दैट द मीनिंग ऑफ फ्रैक्चर ग्रेडियंट ओके. नो प्रॉब्लम यहां तक कोई बात नहीं है भाई ओके. अब बात कर लेते हैं आगे. द डेंसिटी ऑफ द फॉर्मेशन इज गिवन आई थिंक ओके 2290 ओके. मींस डेंसिटी ऑफ द फॉर्मेशन इज गिवन 2290 एंड यूनिट मींस आई थिंक डेंसिटी मास पर मीटर वॉल्यूम और वॉल्यूम मीटर क्यूब ओके. चलिए सो नाउ द थिंग इज दैट इफ द रिजर्वोयर प्रेशर डिक्लाइन ओके. क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर प्रोड्यूसिंग द रिजर्वोयर सो क्या होगा रिजर्वोयर प्रेशर डिक्रीज. अब रिजर्वोयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो मुझे भी फ्रैक्चर क्रिएट करने के लिए अगर मैं चाहूं तो बहुत ज्यादा प्रेशर अब नहीं लगाना होगा क्योंकि फ्रैक्चर क्रिएट करने के लिए मुझे रिजर्वोयर प्रेशर से गुजरना होता है. मुझे रिजर्वोयर प्रेशर के अगेंस्ट काम करना होता है. इफ यू वांट टू क्रिएट द फ्रैक्चर देन यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द रिजर्वोयर प्रेशर एंड इफ रिजर्वोयर प्रेशर इज हायर अगर रिजर्वोयर प्रेशर की टीम स्ट्रांग होगी तो मुझे ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा टू क्रिएट द फ्रैक्चर्स माय डियर. अगर रिजर्वोयर प्रेशर की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है इट मींस रिजर्वोयर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है तो मुझे उसको मारने में उसको किल करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है. मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा तो मेरा फ्रैक्चर क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगा ओके. तो ये बात आपकी क्लियर है. मतलब यहां पे मैं बात कर लेता हूं दूसरा कंडीशन इफ रिजर्वोयर प्रेशर इज डिक्रीज आफ्टर सम प्रोडक्शन और द प्रेशर डिक्रीज्ड वैल्यू इज व्हाट 20,000 मीन 30,000 से 20,000 तक मेरा प्रेशर आ गया है एंड यूनिट विल बी दिस किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके. आफ्टर फ्यू ईयर प्रोडक्शन ओके.
एंड द फ्रैक्चर ग्रेडियंट इज व्हाट नाउ, मैंने बोल दिया कि फ्रैक्चर ग्रेडियंट अब क्या होगा मेरे भाई। ओके, जब हमने ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि फ्रैक्चर ग्रेडियंट की वैल्यू इस बार जो है वो कम आएगी, जो कि लगभग 16 है, तो आंसर 13, 14, 15 अक्षरीय इसके रेंज में आ जाना चाहिए था। ठीक है, और हम लोग देख लेंगे। एंड आई नो वेरी वेल कि नंबर ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट योर फ्रैक्चर ग्रेडियंट, तो मुझे उनके बारे में पहले सोचना पड़ेगा। देन आई हैव टू थिंक्स ऑल द फॉर्मूला दैट कैन बी कैलकुलेट द फ्रैक्चर ग्रेडियंट। ओके, देयर आर 3 to 4 मेथड्स लाइक हबर्ट एंड विल्स मेथड, मैथ्यू कैली मेथड, बैनिटन। ओके, सो द बेस्ट एंड एक्यूरेट मेथड इज बैनिटन। वो हम लोगों ने काफी बातें उसके बारे में मैंने भी की हुई है। इनफैक्ट ड्रिलिंग सर जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी उनकी बातें काफी अच्छे से की हुई हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो हम लोग यहाँ पे बैनिटन मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्सेप्टेबल भी है, काफी एक्यूरेट वैल्यू वहां पे मुझे उसमें मिल जाती है। तो मैं क्या करता हूं, आई विल सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आई विल सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस। ओके, नाउ आई विल राइट द फ्रैक्चर ग्रेडियंट फॉर्मूला ऑफ बैनिटन। आई नो S by D minus P by D into 1 minus gamma into gamma Poisson ratio plus P by D. This is the value formula of your your Banneton method. Okay, so this is your fracture gradient, means your overburden gradient, your reservoir gradient, Poisson ratio, reservoir gradient. Reservoir gradient means pressure upon depth. Okay, directly मैं बोल दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा this is your overburden pressure and if I am dividing by that depth, so this is your overburden pressure gradient. This is your reservoir pressure divided by depth is called a reservoir pressure gradient. Poisson ratio, reservoir pressure और reservoir pressure gradient. I think you got it. ठीक है, चलिए। gradient means simply you will consider your depth also. जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं gradient है तो means pressure upon depth. ओके, gradient जो मैं निकालूंगा pressure upon depth में ही निकलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सर मुझे अब यहाँ पे निकालना है, तो इनिशियल केस, ओके, इनिशियल कंडीशन you will see, sir, fracture gradient in initial pressure I know very well. Okay, means this is your 16, okay, unit kilo Newton per meter square per meter equal to, sir, just tell me one thing, आपको ये पता है क्या, S minus D पता है, S upon D पता है क्या, मीन्स ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट पता है क्या? यस, मुझे पता है। दिस इज अंडरस्टूड वैल्यू। ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट वैल्यू इज योर 1 psi per feet. 1 psi per feet means pressure upon depth. Okay, pressure upon depth, overburden pressure upon depth. Okay, no problem. So sir, I want to know this overburden pressure gradient in kilonewton kind of thing. ये सर psi pound per feet में बोल रहे हो सर आप मुझे, ऐसे मत करो सर मेरे साथ, ये मुझे अब निकलवा के दिखा दो सर इसमें किलो न्यूटन में, तभी मैं आपको मानूंगा। ठीक है, मतलब अभी मेरा कुछ क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि सर क्या है ना कि आई विल पुट दिस वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, पर मीटर, okay, minus I will put this value also, reservoir pressure I know very well, okay, initially fracture gradient this, reservoir pressure this, okay, and when I will divide by 4000 so you will get kilo newton meter square per meter, तो यानी कि this unit also kilo newton per meter square per meter, okay, Poisson ratio की यूनिट यहाँ पे कोई नहीं बनेगी, जो यूनिट इसकी है वो हालांकि डायमेंशनलेस ही है, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, प्लस दिस इज ऑल्सो ग्रेडियंट मीन्स किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, मीन्स जो वट एवर वैल्यू आई विल पुट है वही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो इट मीन्स व्हाट, मेरी यूनिट बैलेंस हो रही है, मेरी यूनिट जो यहाँ से इक्वल टू बनी, दैट दिस एवरीथिंग इज इक्वल। सो माई टारगेट इज दैट कि सर ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता, आप करके दे दो किसी तरह, ठीक है, देख लेंगे भाई सर। ओके, तो सर आप तब तक ये तो पुट करो। ओके भाई, ये पुट कर देता हूँ भाई, चलिए, मैं डर गया तुमसे यार, डर गया भाई, मैं डर गया, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, चलिए। सो P मीन्स व्हाट, दिस इज द रिजर्वोयर प्रेशर एंड डेप्थ इज व्हाट, 330,000 divided by 4,000, so you will get 7.5, you will get 7.5, okay, and this also should be 7.5, no problem, and this value will be your gamma 1 minus gamma, okay, and now I will put there. No, I will put there, okay, so I will erasing this so that I will solve this question here also. Okay, so now sir I know very well कि 1 psi per feet equal to what kilo newton per meter square per meter, ठीक है सर, ये क्या होता है 1 pound per inch square per feet, because psi
means pound per inch square. Okay, no problem. So I will calculating in kilonewton per meter square. Okay, pound means kilonewton, no problem. Inch square means meter square. Okay, feet means in meter. So that value I will put here. Okay, no problem. हालांकि you can remember, आप इसको याद रख सकते हैं 22.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, ये आप याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको निकाल के भी दिखाई देता हूं भाई, दिखाई देता हूं. द वैल्यू विल बी 1 psi per feet equal to 22.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर. ओके, नो प्रॉब्लम. मैं यहाँ बता देता हूँ. मान लीजिए 1 पाउंड पर इंच स्क्वायर अपॉन फीट. ओके, जस्ट कन्वर्ट इट. इफ यू कन्वर्ट pound to kilogram, then what you will do? Divide by 2.20. So 1 by 2.20. This will be converted into now kilogram. Okay, no problem. Now inch square convert into feet square. Okay, I will divide by inch square feet square divided by 12 into 12. So that will be multiplied by 12 into 12. Okay, this will be 12 into 12. So now it will be converted into feet square. ओके, सो कैन आई कन्वर्ट फीट स्क्वायर, ये फीट स्क्वायर हो गया, किलोग्राम पर फीट स्क्वायर पर फीट हो गया. कैन आई कन्वर्ट इनटू फीट स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर. ओके, नो प्रॉब्लम. सो फीट स्क्वायर, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 3.28. so it will be go upside. So 3.28 multiply 3.28. so it will be became now meter square. तो नाउ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर फीट. ओके, सो इस फीट को भी बदल देते हैं. इस फीट को आई विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू मीटर, बिकॉज ये भी मुझे मीटर में चाहिए, ये भी मुझे मीटर में चाहिए. ओके, सो इफ आई एम डिवाइडिंग बाय 3.28, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग अपसाइड. सो आई विल मल्टीप्लाई 3.28 अगेन, 3.28 और दिस इज विल कन्वर्ट इनटू द मीटर. ओके, नो प्रॉब्लम. तो अब आप क्या बताइएगा कि सर देयर इज ए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर मीटर और हेयर इज व्हाट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. किलो छोड़ दीजिए अभी के लिए, न्यूटन पर बार. तो मुझे ये पता है, आई नो वेरी वेल कि जो फॉर्मूला आपने जो बनाया है ये किलोग्राम में बनाया है और यहाँ पे न्यूटन में है. तो यू नो वेरी वेल F इक्वल टू mg और m में मीन्स किलोग्राम और योर न्यूटन में रिलेशन सिर्फ g का ही होता है. मीन्स इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोग्राम टुवर्ड्स न्यूटन तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 9.8. इफ यू वांट टू कन्वर्ट this kilogram into Newton, so you have to multiply by g. So you will multiply by g means 9.8. so it will convert into now Newton. So your formula आपका बन गया है भाई, Newton मीटर स्क्वायर पर मीटर, Newton मीटर स्क्वायर पर मीटर. एंड इफ यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000 तो इट विल बी किलोग्राम. किलो लिख दूंगा मैं यहाँ पे मैं किलो लिख दूंगा. ठीक है, चलिए. तो यानी कि ये कैलकुलेशन अगर आप कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो मैं कर लेता हूँ 9.8. ओके, 9.8 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 3.28 मल्टीप्लाई 3.28 मल्टीप्लाई 3.28. okay, now divide by 2.20. okay, and now divide by 1000. तो योर आंसर इज योर गेट 22.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर. ओके, यहां तक मेरी बात थी कि जो मुझे याद रखने वाली चीज है. ठीक है, अब ये मैंने याद भी कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पर आई विल पुट है 22.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द ओवरबर्डन प्रेशर ग्रेडियंट. सभी को पता है सर 1 psi पर फीट होता है, बट यहाँ पे गड़बड़ होती है. ठीक है, चलिए. सो नाउ आई विल डू कैलकुलेशन. 22.6 माइनस 7.5, तो यू विल गेट 16 इक्वल टू 15.1 गामा 1 माइनस गामा प्लस 7.5. सो ये इधर आ जाएगा. सो दिस विल बी ओवर व्हाट, दिस will be over what 16 minus 7.5, this will be over 8.5 equal to 15.1 gamma 1 minus gamma. Okay, so now you will do this particular divide. Okay, no problem. So 8.5 15.1, so you will get what 0.56. okay, and 29 equal to gamma 1 minus gamma. You will do the multiplication there. 0.5629 minus 0.5629 gamma equal to gamma. Okay, so this value going to this side, so that this value will add it out. Okay, so you will get 0.5629 equal to 1.5629 gamma. जब इस तरफ जाएगा जो ऐड हो जाएगा. अब नाउ you can divide it. Gamma equal to
gamma equal to divide by 1.5629. Okay, so your value of the gamma you will getting 0.360. This is your Poisson ratio value. Okay, no problem. Okay, अब now अगर मैं listen, अगर मैं दोबारा से यही ये Poisson ratio always be constant हमेशा के लिए, तो अगर मैं if I'm using this particular equation again and now this side I know this value, I know this value, I know this value, I know this value, तो can I calculate your fracture gradient at reduced pressure at this particular pressure? Okay, and now what I will change? I will change this value only. I will change this value because the pressure this time will say, decreased and depth overburden gradient gamma will be same. So this is the two steps process. Okay, so I will do the calculation. I will do the calculation, my dear. Okay, so now the calculation I am doing Fg equal to again formula I am writing. So can I know this particular S by D? Yes, 26.20 22.6 minus, just tell me P by D. P means what? P this time pressure is what? अगर ये initial के लिए मैंने बात की थी. Now I am talking about final time. Final means when the pressure is reduced. Reservoir pressure is 2000 and depth is 4000. So your value of this particular is this 20,000 and divided by 4000. So your value is your 5. Your value is your 5. Okay, and gamma value I know very well, means 0.36 and 1 minus 0.36 plus this is also P by D. P by D means 5. P means reduced pressure and depth you know very well. Okay, so now fracture gradient you can calculate easily. So this value will be what? This value 22.6 minus 5, it is 17.6. And I'm doing this calculation, my dear. 0.36 divided by 1 minus 0.36, so you will get 0.5625 and plus 5. Okay, so now the final calculation you can do, multiply 17.6 and plus 5, so your answer will be 14.9. Unit will be, my dear, same. What is the unit of this? What is the unit of this? What is the unit of this? Same. All the unit will same. That is your kilo Newton per meter square. And this is your gradient, so upon meter also. Okay. So this is your right answer. तो मैंने ये बोला था आप लोगों को कि आपका आंसर फाइनल इससे कम ही आने वाला है, बिकॉज आपका रिजर्वर का प्रेशर घट गया है. तो यू विल सी द बेनिटन फॉर्मूला, यू विल सी द राइट आंसर. सो आप लोग देख सकते हैं आपका आंसर इसकी रेंज में आ रहा है. अगर आप तुक्का भी मार देते ना, अगर आप तुक्का मार देते कि 16 है आपका प्रेशर और आपका रिजर्वर का प्रेशर इतना है और फ्रैक्चर ग्रेडियंट इतना है, रिजर्वर का प्रेशर घट गया है, तो कहीं ना कहीं 13, 14, 15 के आसपास तो आएगा. तो आप लोग अगर 13, 14, 15 भी कहीं कुछ मार देते, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान लो 20 सेकंड बची है, तो वो ये साइकोलॉजिक तुक्का चल जाते हैं. मैं समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको साइकोलॉजिक तुक्का चल जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर बनने क्या वाला है. समझ रहे हैं? चलिए, लेकिन मैं तुक्का मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट वो एक अलग से केस है. मान लो टाइम खत्म हो गया और बस ये बचा है कि करो या ना करो, तो कर दो, क्योंकि नेगेटिव तो उसमें होने वाला नहीं है. चलिए, सो आई थिंक यू गॉट इट. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल सी, माय डियर. You will see this particular question. An oil emulsion having 15% water cut by weight is being treated in horizontal heater treater. Unit rate is what? Okay, no problem. Simple कर लेते हैं चीजों को. You can just make it simple. This particular question. This is your heater treater, and the flow rate is enter in this particular heater treater, and you want to break it out. Water and oil. Heater treater work is what? What is the main principle or application of this particular heater treater? To breaking of emulsion kind of formation. अगर मेरा वाटर एंड ऑयल इस तरह मिक्स है कि वो इमल्सन बना के हुआ है, इमल्सन बना के बैठा है, तो मेरा वो नॉर्मल सेपरेशन में सेपरेट आउट नहीं हो पाएगा, या मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में. तो उसके बाद जब मैं उसको सेपरेट आउट करना चाहता हूँ उस इमल्सन को, सो देन आई हैव टू गिव सम हीट सो दैट द इमल्सन कैन ब्रेक एंड ऑयल और वाटर विल बी सेपरेट आउट, और उसको अलग अलग आप कर सकते हैं. यू कैन सेपरेट इट आउट, नो प्रॉब्लम. सो इन दैट केस आई विल यूज अ हीटर treater फॉर इमल्सन ऑफ सेपरेट आउट. ओके, सो नाउ यू विल सी इफ फीड इज coming in this particular heater treater. So now in this particular heater treater, feed is what? कि emulsion having 15% water cut. Only the 15% water cut है. Okay, 15% water cut है, no problem. और rate क्या है? What is the rate of this particular feed? Means the rate is 6000 kilogram per hour. Okay, 6000 kilogram per hour fluid is entering in this particular heater treater. Means in 1 hour 6,000 kilogram fluid is coming. Okay, no problem. And just
just tell me, suppose total flow rate is your, listen, total flow rate is 6000 kilogram per hour. It means the 15% of this is water. Okay, so it means the water flow rate will be what? Water flow rate will be 60 100 means 15. So that will be your what? That will be your what? That will be 60 multiply 0.15. Okay, this will be your 900 kilogram per hour will be water, and remaining feed will be your oil, because the oil emulsion having only 15% water cut. So this will be your 5100 kilogram per hour. No problem. So this is your oil flow rate, this is your water flow rate which is entering in this particular heater treater. Only this particular data I know very well now. अभी तक का मुझे ये डेटा पता है कि वाटर इतना आ रहा है, ऑयल इतना आ रहा है, दैट्स इट, टोटल इतना है. चलिए, द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द इमल्सन इज 30 डिग्री. ओके, द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर फीड इज व्हाट? 30 डिग्री सेल्सियस. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. एंड द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर हीटर treater is what? 40 degree Celsius. No problem. चलिए, okay, the specific heat of oil, water and oil is given. Okay, so water flow rate is this. Okay, so same I am writing here also, means specific heat of water and specific heat of oil I am writing here. I know very well कि water की specific heat ज़्यादा होती है as compared to oil से. तो यहाँ पे given क्या है? water specific heat of water is 1 kilocalorie. Okay, 1 kilocalorie per kilogram डिग्री सेल्सियस. दिस इज द कंप्लीट यूनिट. यूनिट को देख के डरना नहीं है, वो हम देख लेंगे कैसे कटेगी कैसे फटेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, वी विल सी. डोंट अफ्रेड अबाउट द यूनिट. सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल यू नो वेरी वेल, दैट इज गिवन 0.5 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस. ओके, कुछ नहीं घबराना है. ऑयल का फ्लो रेट, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक जगह लिख दी है. वाटर का फ्लो रेट, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक जगह लिख दी है. नो प्रॉब्लम. ठीक है, दिस इज योर फ्लो रेट ऑफ वाटर. ओके, सो अभी तक जो है वो डेटा मेरे जो काम का है वो यही है. ठीक है, यही मेरे काम का है, दिस वन एंड दिस वन. ओके, नो प्रॉब्लम. एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन. अज्यूमिंग 10% टोटल हीट इज लॉसेस इनटू द सराउंडिंग. सो व्हाट शुड बी द हीट आई नीड टू गिवन? ओके, व्हाट शुड बी द हीट दैट रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस इमल्सन माय डियर, टू ब्रेक दिस इमल्सन. ओके, तो मुझे ये बताइए, सिंपल सी बात तो मुझे ये पता है दैट आई नो कि व्हाट इज द, जस्ट टेल मी, मुझे किसी चीज को ब्रेक करना है, किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाना है. आई वांट टू इंक्रीज ए टेम्परेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर फ्लूइड. सो दैट हीट वट एवर आई हैव टू गिवन दैट टू दैट पर्टिकुलर फ्लूइड, दैट विल डिपेंड ओनली द टू थिंग. ओके, ओनली इनफैक्ट 3 पैरामीटर. द फर्स्ट थिंग इज दैट एट व्हाट रेट फ्लूइड इज कमिंग. अगर फ्लूइड बहुत तेजी से आ रहा है तो मुझे बहुत ज्यादा रेट से हीट देना पड़ेगा, सो दैट सभी फ्लूइड को और सभी पार्टिकल्स को मैं हीट दे पाऊं. मुझे बहुत ज्यादा रेट से, क्योंकि मेरे पास ज्यादा फ्लूइड है ठंडा करने के लिए या गर्म करने के लिए, सो दैट आई हैव टू गिवन हीट सो मच अमाउंट. ओके, सो दैट विल डिपेंड ऑन मास फ्लो रेट. दैट मीन्स अनदर वैल्यू इज ओके, मुझे कितना टेम्परेचर बढ़ाना है. इफ आई वांट टू increase only 1 or 2 degree Celsius, then the heat that I want to given, that is not so much high, because तो मुझे 2-3 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ाना है तो चल जाएगा मेरा काम. तो इट मीन्स मुझे टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, दैट गिवन हीट ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस टेम्परेचर चेंज. ओके, एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूइड, दैट ऑल्सो विल मेक इट डिपेंड्स व्हाट हीट आई हैव टू गिवन. ओके, तो अगर मेरी स्पेसिफिक हीट किसी चीज की ज्यादा है, उसका मतलब यह है कि उसको गर्म करने के लिए, उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ती है. सेम फ्लूइड, अगर दूसरा फ्लूइड आ रहा है, उसकी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे कम हीट देनी पड़ेगी. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी यानी कि स्पेसिफिक हीट पे भी मेरा हीट गिवन डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको सबने पढ़ा भी है. सीक्वेंस से लिखूंगा तो mCp डेल्टा टी आपने पढ़ा है. तो दिस इज द हीट गिवन माय डियर. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस. देन व्हाट अबाउट द हीट इज गिवन? सो डेफिनेटली हीट गिवन टू वाटर, heat given to oil, then I will calculate, and I will calculate total heat given, means heat given to water plus heat given to oil. So if I will do this process, so your answer you will get, no problem. It's a very simple question. Okay, so what is the heat given to
the water, that is the what is the mass flow rate of water, what is specific heat of water, what is the delta temperature of water. Okay, now and what is the mass flow rate of oil, what is the specific heat of oil, what is the delta temperature. Okay, no problem. So now I will take a different color. So now what is the mass flow rate of water? Mass flow rate means itna. मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इज गिवन 900 यूनिट का प्रॉपर ध्यान रखेंगे भाई, किलोग्राम पर आवर, नो प्रॉब्लम. अपनी आपकी यूनिट की प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाएगी, बस आपको सीधे सोल्व करनी है, यूनिट का बहुत ज्यादा चक्कर नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, टोटल हीट देने के लिए कि मुझे ऑयल को कितना देना पड़ रहा है, वाटर को कितना देना पड़ रहा है, अगर मैं उसको ऐड करता हूं तो आपकी टोटल हीट गिवन जो मुझे देनी चाहिए वो निकल के आ जाएगी भाई. ठीक है, अब मेरा वाटर को कितना हीट देना पड़ेगा डिपेंड करेगा कि वाटर कितनी तेजी से आ रहा है, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है और उसको टेम्परेचर कितना बढ़ाना है मुझे. चलिए कोई बात नहीं है भाई. तो 900 किलोग्राम पर आवर मास फ्लो रेट है. Cp मींस Cp वैल्यू इज गिवन और नॉट? यस गिवन, मीन वाटर का C गिवन है, दैट इज योर 1 यूनिट. आई एम राइटिंग प्रॉपरली किलो कैलोरी अपॉन माय डियर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई टेम्परेचर इज गिवन 10 डिग्री, डिफरेंस लिख रहा हूं 40 माइनस 30. ओके, 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो कैन यू फाइंड आउट द आंसर? ओके, आई विल कट द यूनिट, किलोग्राम कट, डिग्री सेल्सियस कट, तो किलो कैलोरी पर आवर. तो यू विल गेट द राइट आंसर. आई एम राइटिंग हियर द राइट आंसर. आई एम राइटिंग हियर दिस इज योर 900. ओके, इट्स सिंपल. 900 मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इट विल बी योर 9000 unit will be kilo calorie per hour. Okay, this is the heat which I need to given to the water only. Now let's calculate the heat मुझे given जो देनी है oil को. कोई बात नहीं है भाई. Okay, do take the same color. What is the mass flow rate of oil? Okay, oil 5100. Specific heat 0.5 I think. Okay, 0.5 unit will be same. You can write to delta 10. Okay, 10 degree Celsius. So means 5100 multiply 10 multiply 0.5. So you will get answer my dear. You will get answer my dear. I am taking a same color. Right. You will take 55500 unit kilo calorie per hour. No problem. Okay. So now total heat that I need to given. Total heat will be given 25500 plus 900 and 10 also, and Qt equal to I am adding plus 9000. This will be your 34500. Unit will be kilo calorie per hour. ओके, सो दिस इज योर राइट आंसर. अभी तक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे यही मुझे आंसर मेरा होना चाहिए. ठीक है, तो नाउ जस्ट टेल मी, ही इज आस्किंग द टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इमल्सन इन हीटर हीटर. यूनिट इज किलो कैलोरी पर आवर. किलो कैलोरी यानी कि यूनिट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर है जो मैंने अभी तक कंसिडर नहीं किया है. देयर इज ए वन फैक्टर दैट आई डिड नॉट कंसिडर येट, सो दैट आई ऑल्सो कंसिडर हियर ऑल्सो. सो ही इज टेलिंग अस कि अज्यूमिंग 10% लॉस input in the surrounding. ओके, सो जस्ट टेल मी, अगर मैं इतनी हीट बोल दूं कि सर मुझे इतना हीट देना पड़ेगा, सो देयर विल बी 10% लॉसेस विल बी देयर. 10% लॉसेस, इट मींस 90% हीट will you will get to the whatever the heat you are giving. So it means 90% heat will received by this particular fluid. So the 90% क्या होगा इसका? What will be the value of 90% of this? So it will be 34500 multiply 0.90. So it means you will receive at this particular separator this particular heat, my dear, this particular heat. और इस हीट पे मेरा इमल्सन ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मुझे ब्रेक करने के लिए इतना हीट देना पड़ेगा. तो यानी कि ये तो गलत हो रहा है यार, कुछ इसमें तो कुछ गलतियां हो रही हैं. तो मतलब इसको ऐसा नहीं करना, मुझे इसको दूसरी तरीके से समझना है. आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग विद अनदर वे. ओके, सो आई एम टेलिंग यू कि कैसे मुझे इसको समझना है. मुझे समझना है कि मुझे क्या हीट देनी पड़ेगी और जिसका 90% व पार्ट बराबर हो 34500 किलो कैलोरी पर आवर के. ऐसा समझना, एप्टीट्यूड है, दिस इज एप्टीट्यूड सिंपल. कि व्हाट विल बी द हीट दैट आई नीड टू गिवन, कि 90% part of 90% share, 90% part of that particular heat equal to this.
कि मुझे इतनी परसेंट हीट मिल जाए, तो व्हाट विल बी द हीट आई नीड टू गिवन. सो इट मीन्स x इक्वल टू 34500 डिवाइड बाय 0.90 डिवाइड बाय 0.90. तो यू विल गेट व्हाट 34500 डिवाइड बाय 0.90. तो यू विल गेट अ राइट आंसर. व्हाट यू विल गेट 3833 and 13 and 33 kilo calorie per hour. So this is the right answer. This is not the right answer. Okay, this is the right answer. So you will see right answer, my dear. यहीं पे बच्चों ने काफी गलतियां की थी. You will see right answer, my dear. You will see 38333. तो यहाँ पे आंसर है 38200 से 500 तक, 3800, 38200, 38500. It means this is the middle point of this. आई थिंक यू गॉट इट. ठीक है, चलिए, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, देखने में लगता है कि सर पता नहीं क्या दे दिया. आई टोल्ड यू इन अवर लेक्चर ऑफ हीट एक्सचेंजर कि दीज फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वन मोर फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, यू इक्वल टू व्हाट, यू ए डेल्टा टी. और यहां पे हम LMTD लगाते हैं ज्यादातर. इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला डेल्टा टी वी विल यूज LMTD मोस्ट ऑफ द टाइम. हेयर वी विल नेवर यूज LMTD, क्योंकि ये बता रखा है मैंने कि कैसे बनता है, ये कैसे बनता है इन लेक्चर सीरीज में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कभी भी LMTD नहीं लेते. बहुत बच्चे यहाँ पे LMTD भी ले लेते हैं भाई. ठीक है, LMTD हमेशा यूए डेल्टा टी में लगता है. ठीक है, ये बता रखा है मैंने क्यों लगता है. चलिए, नो प्रॉब्लम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है शायद. लेट्स सी. तो द क्वेश्चन सेज ए प्रेशर चार्ज. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आर्टिफिशियल लिफ्ट और गैस लिफ्ट. ओके, एंड वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन ऑफ सभी को पता रहता है इस क्वेश्चन का आंसर, और वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत. ए प्रेशर चार्ज केसिंग pressure operating gas lift wall is installed at a depth of 200 meter and below pressure of this particular wall is below pressure of this particular wall is under operating condition. Tubing pressure is given this at that particular wall depth. The area of below is this respectively. तो opening pressure I have to calculate. Okay, many time I have told you कि this is very basic formula कि PC opening pressure of this particular casing opening pressure will equal to dome pressure minus PT into R upon 1 minus R. This formula I have told you many time and I told you कि this is very important formula. Okay, so now R equal to area of port upon area of below. Okay, so R equal to area of port is given क्या, area of below and port. Below area means this, port area in this respectively. Okay, means below area is this, port area is this. और आपको पता है कि below area greater always as compared to port area, तो it means this is greater area, so this should be below, lesser area this should be port. Okay, and now port area means 0.6 and this is your 6, so R value will be your 0.1. Okay, dimensionless. So now R value I am having. Okay, he is also giving us कि below pressure means PD given. So what will be your opening pressure? Okay, what will be your opening pressure? Okay, so opening pressure P, casing operating pressure, PD means is given, below pressure is given, that is your 5 multiply 10 to the power 5 minus PT, tubing pressure at that particular valve, at that particular depth. This is the tubing pressure. Sometimes वो मुझे क्या कर सकता है कि दिस पर्टिकुलर गैस लिफ्ट वेल बोर एंड दिस इज द गैस लिफ्ट वॉल, सो एट दिस पर्टिकुलर डेप्थ प्रेशर ऑफ ट्यूबिंग इज गिवन दैट आई वांट टू नीड, बट समटाइम्स वो मुझे ये वाला प्रेशर भी दे देगा और आई हैव टू कैलकुलेट दिस प्रेशर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूइड, बट वो मुझे यहाँ पे नहीं गिवन है. उससे क्वेश्चन अगर मुझे भारी बनाना होता है ना तो मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर लेता हूँ, बट इफ आई वांट टू मेक द सिंपल क्वेश्चन तो आई विल नॉट चेंज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, आई विल गिव द रीडिंग PT वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर डेप्थ. ओके, अगर मुझे भारी बनाना हुआ, इफ आई वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हार्डर, सो आई विल गिव द certain well bore pressure and the density of this particular fluid. Okay, so then I will calculate this PT with the help of hydrostatic pressure. कैसे बता दूं क्या? चलिए बता देता हूं भाई, सिंपल चीजें हैं. ट्यूबिंग प्रेशर इक्वल टू व्हाट इज द सर्टेन प्रेशर, सर्टेन ट्यूबिंग प्रेशर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे सर्टेन ट्यूबिंग प्रेशर. ओके, सर्टेन ट्यूबिंग प्रेशर. ओके, प्लस दिस P हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर you know very well, 0.052 multiply density in ppg depth. Okay, so you will calculate this particular pressure. Okay, no problem, but here is directly given the tubing pressure at this particular depth. He is not telling us कि this particular depth or this particular, no,
that particular wall depth is given PT, means tubing pressure is given at that particular depth is 30 multiplied 10 to the power 5, and this is multiply, okay, I am erasing this thing, this is multiply by R, this is 0.1, and this is your 1 minus R. 1 minus R means 0.9, okay, 0.9, okay. So C equal to, I will do the calculation. It's a very simple, very simplest question, or I think 2 marks question there. This was the 2 marks question, okay. So now what the answer, you can do, you can not use the calculator. It's a simple, means 50 minus 30 10 to the power, like you can do what, you can do 50 10 to the power 5 and minus, you will multiply, this will be your 3 at 10 to the power 5, okay, multiply 0.9, this is your PCO equal to, this is your 47 10 to the power 5 and multiply divide by 0.9, you will get only, you will use a calculator, 40.9, which will be your 52 10 to the power 5, and you have to put the value in your opening pressure is 52 10 to the power 5, so 52 will be your right answer. 52 will be your right answer. So you will see the right answer is that 52, which is the middle of 50 and 54. Okay, so simple question is that, okay, no unit change. This is dimensionless, this is dimensionless, only what is the unit is this is same unit, so you will get the same unit. Okay, simple. So I think this is the last question of the questions that has been asked in GATE 2017. Okay, from the next session we will see the question which has been asked in GATE 2018 from the production engineering, my dear. Thank you very much. I think, okay, thank you very much. Have a nice day.